वह बचपन से ही पश्चिमी संस्कृति सीखते रहे, लेकिन पारंपरिक विवाह को स्वीकार करना पड़ा। 5 से 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन का सच्चा प्यार पाया, लेकिन वह किसी और की पत्नी थी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। कुछ कठिन दौरों में उनकी लोकप्रियता और निर्णयों पर विवाद हुआ, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और आंतरिक राजनीति पर असर पड़ा। 1889 नवंबर में नेहरू का जन्म भारत के ब्राह्मण परिवार में हुआ। भारत एक जाति आधारित सख्त समाज था। उच्च जातियों का मतलब था अधिक सम्मान और बेहतर संसाधन। ब्राह्मण उच्च जाति में आते थे। नेहरू न केवल एक बुद्धिमान और होशियार बालक थे, बल्कि उनका परिवार भी प्रतिष्ठित और संपन्न था। उनके दादा दिल्ली के महापौर थे और पिता भारत के जाने माने वकील। नेहरू के घर में शहर का पहला बिजली वाला विला था, जिसमें 42 कमरे और 50 नौकर थे। जब बाकी भारतीय बच्चे खाने पीने की चिंता करते थे, नेहरू अपने निजी बगीचे के बड़े स्विमिंग पूल में तैरते थे। 16 साल की उम्र तक उनके पिता ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े शिक्षाविदों को घर पर शिक्षक के रूप में रखा, जिन्होंने नेहरू को शिक्षा दी। 16 साल के बाद नेहरू अन्य भारतीय युवा प्रतिभाओं की तरह इंग्लैंड में अध्ययन करने गए। उन्होंने पहले हेरो स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई की, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शीर्ष संस्थान ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया। युवा नेहरू आकर्षक और धनवान, अपनी शालीनता और बातचीत की कला के कारण ब्रिटिश लड़कियों में लोकप्रिय थे। लेकिन इसी समय उनके पिता ने उन्हें सगाई के लिए पत्र लिखा। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त नेहरू इसे स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने पिता को पत्र लिखा कि प्यार के बिना विवाह अपराध के समान है। मैं शादी कम से कम 5-6 साल बाद करूंगा। पिता ने उनकी बात मान ली और शादी के लिए दबाव नहीं डाला। 1912 में नेहरू ने वकालत की डिग्री प्राप्त की और भारत लौटकर उन्होंने हाई कोर्ट में काम किया और अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उस समय कांग्रेस सिर्फ बयानों तक सीमित थी, जिससे नेहरू बोर हो गए। 1916 में पिता ने फिर से शादी तय कर दी। पिछली बार से 5 साल से अधिक समय बीत चुका था। शादी की तैयारियां 6 महीने तक चली। उनके परिवार ने अंग्रेजी शासन से विशेष ट्रेन करवाई। शादी 7 दिन और 7 रात तक चली। सभी अतिथि खुश थे, लेकिन नेहरू खुद संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद नेहरू ने कांग्रेस में महात्मा गांधी को देखा। गांधी की अहिंसा और असहयोग की सोच ने उनके लिए नई रोशनी लाई। नेहरू ने तय किया कि वे गांधी का अनुसरण करेंगे और अपने परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग गांधी के लिए करेंगे। 1920 में नेहरू गांधी के नेतृत्व में पहले अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। अगले साल उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने घर में जेल जीवन के लिए जमीन पर बिछाना सीख लिया। यह कौशल उनके काम आया। स्वतंत्रता से पहले नेहरू 8 बार जेल गए और कुल 9 साल जेल में बिताए। गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव बढ़ने के साथ नेहरू की कांग्रेस में स्थिति भी मजबूत हुई। 1923 में नेहरू को कांग्रेस का महासचिव चुना गया। 1927 में महासचिव के रूप में उन्होंने सोवियत संघ का दौरा किया और मार्क्सवाद और सोवियत विकास से प्रभावित हुए। गांधी की सिफारिश पर नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश जीत के बावजूद भारत पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ा। 1947 में गवर्नर जनरल माउंटबेटन भारत आए। भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया शुरू हुई। इस समय नेहरू की पत्नी की मृत्यु को 11 साल हो चुके थे। उनकी असली जीवन संगिनी एडवीना माउंटबेटन की पत्नी थी। यद्यपि एडवीना करीब 50 वर्ष की थी, नेहरू उनसे प्रेम करने में पीछे नहीं रहे। उनके सचिव के अनुसार नेहरू किसी को भी उनके पत्र खोलने नहीं देते थे, लेकिन सचिव जिज्ञासा नहीं रोक पाए। पत्र पढ़ने पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि 25 साल की शादीशुदा महिला इतनी रोमांटिक चिट्ठियां लिख सकती है। माउंटबेटन को यह ज्ञात हुआ और भारत की सत्ता नेहरू को सौंप दी गई। भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपनी दृष्टि अनुसार भारत को महान राष्ट्र बनाने की ठानी। उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि भारत को विश्व में दूसरा दर्जा नहीं निभाना चाहिए। या तो एक मजबूत राष्ट्र बनो या गुमनाम हो जाओ। गांधी औद्योगिकरण के खिलाफ थे। उनका सपना था आत्मनिर्भर छोटे किसान अर्थव्यवस्था का। नेहरू अलग थे। उन्होंने समझा कि मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए औद्योगिकरण जरूरी है। उन्होंने सोवियत संघ की भूमि सुधार और योजना अर्थव्यवस्था अपनाई। 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना लागू किया। पूंजीवादी राजनीति के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। विदेश नीति में नेहरू ने असंबद्ध आंदोलन को बढ़ावा दिया। 1955 में वे बैंडुंग सम्मेलन के मुख्य आयोजकों में से थे। ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने वाला कदम था। उन्होंने अमेरिका से भी 50 से 60 करोड़ डॉलर की मदद प्राप्त की।
ये मदद भारत के उद्योगों के लिए लाभकारी रही, लेकिन निवेश असमान था। बेरोजगारी बढ़ी, मजदूरों की आमदनी घटती गई। भूमि सुधार के कारण कांग्रेस में बड़े जमींदारों का विरोध भी बढ़ा। नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलता की आवश्यकता थी। 1961 में उन्होंने पुर्तगाल से गोवा को केवल 36 घंटों में वापस लिया। पूरे भारत में जश्न मनाया गया। 1962 का साल भारत के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। सीमा पर चीन और भारत के बीच विवाद बढ़ गया था, खासकर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के इलाके। नेहरू जी ने सोचा कि अगर हम जल्दी कदम उठाएं तो चीन को रोक सकते हैं, लेकिन असलियत ये थी कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। जब भारतीय सैनिक सीमा पर पहुंचे तो चीन ने पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। हमारी सेना को भारी नुकसान हुआ, जवानों की मौतें हुई और कई जगहों से पीछे हटना पड़ा। अचानक ही देश में हड़कंप मच गया, लोगों का भरोसा डगमगा गया और नेहरू जी की लोकप्रियता गिरने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की इज्जत प्रभावित हुई। इस घटना ने सबको सिखाया कि सिर्फ हिम्मत और इरादे से काम नहीं चलता, तैयारी और रणनीति बहुत जरूरी है।